हेलो स्टूडेंट्स, बहुत लंबे समय बाद हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में 10th क्लास का चैप्टर 1 बायोलॉजी से एक्सप्लेन किया था। उसके कुछ टॉपिक मैंने पिछली वीडियोस में डिस्क्राइब किए, जो है न्यूट्रिशन। तो इस वीडियोस में हम एक नया टॉपिक इस चैप्टर का वो एक्सप्लेन करेंगे, जो है रेस्पिरेशन। तो अभी तक आपने रेस्पिरेशन मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी थोड़ा जाना होगा। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एसिमिलेशन। उसमें मैंने बताया था कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे अंदर यूज़ होता है, उससे हम एनर्जी रिलीज कराते हैं। तो आपको भी पता है, जो हम खाना खाते हैं तो खाने से ही हम एनर्जी लेते हैं। तो खाना जो हम खाते हैं उसी से एनर्जी लेते हैं, यानी एनर्जी रिलीज होती है और उसका हमारे शरीर में उपयोग होता है। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी के द्वारा हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होगी और साथ के साथ जो डैमेज टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के, वो भी सही हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट कि अब हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो मैं किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। रेस्पिरेशन होता क्या है मेनली, कि जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी का रिलीज होना, वो प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है। जैसे जो रेस्पिरेशन है उसमें हम इंटेक करते हैं ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है वो हम इंटेक करेंगे। उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा जो फूड है, जो खाना हम खाए हैं, ठीक है, जो खाना हमने खाया है उस खाने का ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीजन के द्वारा फूड का ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट का भी बाहर निकलना हमारे शरीर से, तो वो होल प्रोसेस जो है वो कहलाती है रेस्पिरेशन। क्लियर। एक इक्वेशन के द्वारा हम रेस्पिरेशन को समझते हैं। देखिए, खाना हमने खाया, ठीक है, खाना खाया, उससे ऑक्सीजन ली हमने एयर से। तो खाना हमने खाया, उससे न्यूट्रिएंट हमें मिले, वो हमारी बॉडी सेल्स में पहुंचा। ऑक्सीजन हमने ली एयर से, लंग्स में जाती है फिर, और ब्लड के थ्रू सभी सेल्स में पहुंचती है। तो ऑक्सीजन के द्वारा फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, कि खाना हमने खाया, ऑक्सीजन के द्वारा खाने का ऑक्सीडेशन होगा, उससे कार्बन डाई, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारे शरीर के लिए, वो बनेगा, वाटर और एनर्जी। मेन है कि जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी ड्राइव करनी होती है, तो वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन से मिलती है हमें एनर्जी, और वो रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी सेल्स में जो रेस्पिरेशन होगा उसी के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। और जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होता है, जो हमारी बॉडी सेल्स है उनके अंदर रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी लाइफ प्रोसेस हम डेली जीवन में परफॉर्म करते हैं उन सभी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी किससे मिलती है हमें? रेस्पिरेशन से। क्लियर। तो अब नेक्स्ट जानते हैं हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों टर्म तो सेम ही है कि सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है कि जो ब्रीदिंग होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस रहती है। जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस रहती है, जिसमें हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग। लेकिन जो रेस्पिरेशन रहता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस रहता है, जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, खाने का ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज कराते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। वो प्रोसेस कहलाता है पूरा रेस्पिरेशन। तो ये स्लाइटली डिफरेंट होता है बस, कि जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है और जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्लियर। तो अब हम जानते हैं जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी किस प्रकार रिलीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो मैं बता देता हूँ पहले आपको कि जो एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होगी हमारे बॉडी सेल्स में, वो एक फॉर्म होती है एनर्जी की, एटीपी मॉलिक्यूल। इस फॉर्म में वो हमारे शरीर में स्टोर्ड रहती है। तो अब एक इक्वेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि जो एनर्जी है किस प्रकार से हमारे शरीर में बनती है और किस प्रकार से हमारे शरीर में यूज़ होती है। तो देखिए, दोनों ही स्लाइटली थोड़ी डिफरेंट है। कि एडीपी, सबसे पहले एडीपी और एटीपी जान लेते क्या होते हैं। जो एडीपी है वो रहता है एडिनो साइन डाई फॉस्फेट, ठीक है। ये जो है ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है वो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। क्लियर? जो एडीपी होता है वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट रहता है। जो डाइफॉस्फेट है वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, और जो एटीपी है वो रहता है ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल रहता है। तो एक रिएक्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे शरीर में एनर्जी बनेगी रेस्पिरेशन के दौरान तो एडीपी होगा, ठीक है। एनर्जी यूज़ होती है तभी जाकर जो है हमारे शरीर में वो एटीपी बनेगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो भी यूज़ होता है, प्लस एनर्जी, ठीक है। जब एडीपी और फॉस्फेट और एक एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है, जब इनकी रिएक्शन होगी तब जाकर एक एटीपी की मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, सिंथेसिस होता है एक एटीपी मॉलिक्यूल। ये होगा कब? जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उस समय पर जो खाने का ऑक्सीडेशन होता है उस समय एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में उनका ब्रेकडाउन होता है। तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। एटीपी उसमें बनेगा एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो जो ये आप ऊपर वाली रिएक्शन देख पा रहे हो, एडीपी, फॉस्फेट, एनर्जी और एटीपी। तो एडीपी जो है वो लो मॉलिक्यूल है एनर्जी का, फॉस्फेट ग्रुप का यूज़ करके और एनर्जी का यूज़ करके वो एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं जो है एटीपी। तो जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो हमारे अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल का कार्य करता है, ठीक है। और जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो किस तरह से हमारे शरीर में यूज़ होंगे, तो एटीपी का यूज़ होगा, ये है हायर एनर्जी मॉलिक्यूल। तो इससे बनेगा एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, साथ में एनर्जी क्रिएट होगी, सिंथेसिस होगी, ठीक है। इसी के द्वारा जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो हम परफॉर्म कर पाते हैं इन्हीं एनर्जी के द्वारा। जो एनर्जी है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसके द्वारा हमारी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारे नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और अन्य जो और प्रोसेस रहती हैं, सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, सभी जो लाइफ प्रोसेस होती है उनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से। क्लियर? अब नेक्स्ट हम जानते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कितने टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। पहला कौन सा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एरोबिक और एनएरोबिक, तो जान लेते हैं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक कौन सा होगा? इसका रिवर्स होगा, इन एब्सेंस ऑफ O2। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी रेस्पिरेशन के लिए, तो वो रेस्पिरेशन कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो इन दोनों को एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक कैसे होते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शंस पढ़ते हैं। अब जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो फूड हम खाते हैं वो क्या रहता है? उसे ग्लूकोज। तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि ग्लूकोज ही क्यों ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, बोतल चढ़नी है आपके, तो बोतल में क्या रहता है? वो ग्लूकोज। क्या कहते हैं डॉक्टर? कि ग्लूकोज चढ़ेगी, कहते हैं ना। तो वही ग्लूकोज रहती है, वहाँ पर लिक्विड रहती है, यहाँ घरों में हम सॉलिड रूप में खाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है इसी का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, जिससे हम एनर्जी लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड रहता है। तो एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। और ग्लूकोज क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, यानी कंपाउंड रहता है 6 कार्बन का। अब यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में।
जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रहता है उसके द्वारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनाती है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है। इसे हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुविक एसिड। क्लियर। अब यहाँ पर फिर से ब्रेकडाउन होगा, और जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से बढ़ जाता है आपका कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो जान लेते हैं पहले कि एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक इसी में कैसे होता है। यहाँ पर है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कौन सा हो गया, एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो किस में हो गई, ईस्ट सेल में। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस पढ़ी होगी आपने, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर जनरल लाइफ में हम देखें कि फर्मेंटेशन से कौन सी प्रोसेस होती है, उसके द्वारा बनता क्या है, तो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है दारू, वाइन, अल्कोहल। उसका फर्मेंटेशन कैसे होता है, जो फ्रूट जूस होते हैं और अन्य और भी मटेरियल रहते हैं उनको फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता है और वहाँ पर ईस्ट को ग्रो कराया जाता है, जिसके द्वारा वो फ्रूट जूस जो रहेगा उसको वो बदल देता है, ठीक है, नहीं कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। इसके लिए आप छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हो कि आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आपको पानी डालना है, पानी में आपको 2 से 3 चम्मच शुगर मिलानी है और थोड़ा सा आपको ईस्ट पाउडर डालना है और 4 से 5 घंटे के लिए उसको किसी गर्म जगह पर रख देना है। तब आप देखोगे कुछ समय बाद कि उसमें से जो स्मेल आएगी वो अल्कोहल की स्मेल आएगी। क्लियर। तो फर्मेंटेशन के दौरान भी वो क्या बनाते हैं, अल्कोहल, और अल्कोहल का आपको पता है क्या रहता है, इथेनॉल। तो यहाँ पर जो ईस्ट सेल फर्मेंटेशन के द्वारा बनाएंगे कब, जब एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे रेस्पिरेशन के दौरान, तो वहाँ पर वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मॉलिक्यूल लिबरेट करते हैं। क्लियर। तो ये होता है ईस्ट सेल्स में। अब हम पढ़ेंगे कि इन यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है एक कंडीशन में हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं उस समय पर हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा जो शरीर है वो बहुत जल्दी से सप्लाई नहीं कर पाता है। इस वजह से हमारी मसल सेल में होता है ये, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा क्या, जब कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी मसल सेल में, जब बहुत ज़्यादा हम फिजिकल हार्ड वर्क कर लेते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है कमी होगी उस ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर ब्रेकडाउन होगा वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। क्लियर। नेक्स्ट जानते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सा कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ये जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपको पता है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि वो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। पावर हाउस क्यों कहलाता है, क्योंकि जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट बनता है, पायरुवेट के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में वो प्रोसेस होगी, ये साइटोप्लाज्म में होती है, ये कहाँ पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये प्रेजेंस में होगी ऑक्सीजन के, तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तो आप ये फ्लो चार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को। आप इस फ्लो चार्ट के द्वारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कैसे, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको। देखिए कॉमन जो रहेगा, कॉमन फूड क्या रहेगा, एनर्जी गिविंग फूड, ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में, तो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। जो से सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड। अब यहाँ से
ये चेंज हो जाता है। एरोबिक और एनारोबिक में कैसे डिफरेंस आता है कि जब यहाँ पर पायरुवेट, जब एब्सेंस होगा ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन की होगा ही नहीं, ईस्ट सेल में फर्मेंटेशन होता है तो उसके द्वारा बनता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। अब जहाँ पर कमी होगी ऑक्सीजन की तो वहाँ पर मसल सेल्स में होता है, पता था अभी फिजिकल हार्ड वर्क, जब फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं तब होगा, तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगा जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आई थिंक ये जो फ्लो चार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इस फ्लो चार्ट के द्वारा अगर समझ में नहीं आया तो मैं 1 by 1 जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को अच्छे से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जो ग्लूकोज है आपको पता है यहाँ पर एक ग्लूकोज का जो है 1 मॉलिक्यूल है, सिर्फ अभी 1 मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज का यहाँ पर सिर्फ अभी 1 मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा वो पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। अब पायरुवेट से यहाँ पर एक और प्रोसेस होती है क्रैब साइकिल, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रैब साइकिल कहाँ पर होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो पावर हाउस रहता है हमारी सेल्स का। तो उसके द्वारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। तो बेटा ये कोई आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि क्रैब साइकिल, ये आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में कि क्रैब साइकिल क्या होती है। उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल से, जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, उससे 38 एटीपी मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं, यानी एनर्जी मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट होती है हमारी सेल्स में वो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो रेस्पिरेशन के लिए, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के वो मेन साइट होती है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो रहता है मोस्टली सभी ऑर्गेनिजम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, बियर और एनी एनिमल्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, सभी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो यहाँ से देखिए चेंज यहीं से होता है, मैंने पहले ही बताया आपको कि यही चेंज होगा। इसमें क्या होगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है पहले बताया मैंने कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो कहाँ पर होती है? ईस्ट सेल्स में। ईस्ट सेल फर्मेंटेशन के द्वारा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि मैंने भी आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी, पायरुवेट में टूटेगा और उसके बाद ईस्ट सेल में फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके द्वारा जो सब्सटेंस बनेगा वो है एथेनॉल, यानी एक प्रकार का अल्कोहल रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो रिलीज़ होगा वो रहता है एनर्जी। और एनर्जी के रहते हैं यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल, यानी 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होती है। क्लियर? तो इसी के द्वारा एक और कमी जो रहती है, सेकंड जो रेस्पिरेशन पढ़ा था हमने अभी इसी में, वो भी जान लेते हैं अभी। जैसे ग्लूकोज यानी 6 कार्बन कंपाउंड, साइटोप्लाज्म कौन सी प्रोसेस होगी? ग्लाइकोलाइसिस, उसके द्वारा बनेगा पायरुवेट। ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर, पायरुविक एसिड भी कहते हैं इसे। ये कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगी लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स सेल्स। क्लियर? देखिए
और जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पहले भी पढ़ चुके कई बार, पायरूवेट बनेगा। पायरूवेट में जब कमी होगी ऑक्सीजन की मसल सेल्स में, जब हम हार्ड वर्क करके आते हैं, फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, तो उस समय पर हमारे शरीर में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, जब वो हमारी बॉडी में होता है। क्लियर? तो बेटा अब जो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में क्रिएट होता है या सिंथेसिस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, उसकी वजह से हमारे शरीर में क्रैम्प्स आ जाते हैं। और जो क्रैम्प्स आते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से रेस्पिरेशन के दौरान, तो उनको हम ठीक कर सकते हैं मसाज के द्वारा या फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा। क्लियर? तो आई थिंक आपको रेस्पिरेशन एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में फिर से बताना, तो मैं फिर से आपको नए तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेटा अब इन दोनों के बीच में, यानी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होती है। तो बेटा सिमिलरिटी के बारे में बता दूँ, सिर्फ एक ही सिमिलरिटी इनमें होती है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, दोनों ही केसेस में वो एनर्जी रिलीज़ करने के लिए सेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, इस केस में जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो वो दोनों ही क्या यूज़ करते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, एनर्जी जनरेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। सिमिलरिटी तो हमने पढ़ ली है कि दोनों ही केसेस में कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो कॉमन होता है दोनों केसेस में, वो ये होता है कि ब्रेक डाउन होता है खाने का, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स का, जिससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और कॉमन जो रहता है वो रहता है ग्लूकोज। तो बेटा अब जानते हैं इनमें कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहला देख पा रहे हैं आप, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें पार्शली ब्रेकडाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए हमने भी रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जो एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ईस्ट की में होता है, और लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ एनिमल मसल्स में, जहाँ पर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऑब्टेन्ड होती है, सिंथेसिस होती है, जनरेट होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान। क्लियर? तो बेटा ये डिफरेंस का फोटो क्लिक कर लेना ताकि आप समझ सको बाद में भी। क्लियर? नेक्स्ट पहले से मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो एनिमल से थोड़ा डिफरेंट होता है कि, और डिफरेंट कैसे होता है वो थोड़ा जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन जो होगा प्लांट्स में वो सभी यूनिट के द्वारा होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, वो सभी के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। बट अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स के पास एक सिंगल यूनिट होती है जो कि स्पेशल यूनिट होती है जिसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एज हम ही है, हम नोज़ के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, बट प्लांट्स की बात करें वो रूट से भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्टेम से भी, और साथ के साथ लीफ से भी। अब दूसरा डिफरेंस होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्लो रेट से रेस्पिरेशन होता है, और एनिमल्स जो हैं वो फास्ट रेट से रेस्पिरेशन करते हैं। और एक और रेस्पिरेशन जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स में वो ये है कि रेस्पिरेशन करते समय जो प्लांट होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी गैसेस जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। क्यों? देखिए अभी हमने जाना कि उनके सभी पार्ट, रूट, स्टेम और लीव्स, वो सभी रेस्पिरेशन करते हैं, तो सभी जगह मोस्टली सभी पार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा लंबे ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन एनिमल्स में सिंगल यूनिट होती है, एक ऑर्गन के द्वारा सभी सेल्स को, सभी टिश्यूज़ को जो ऑक्सीजन डिलीवर्ड होती है, इस वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्लांट के रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन बाय
रूट्स, यानी जो रूट्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। देखिए रेस्पायरेशन जब रूट्स के द्वारा होगा जब ये ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्यों लेंगे, पहले ही बताया कि वहाँ पर क्या होगा, ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन किसका, फूड मॉलिक्यूल्स का, जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होगी। तो जब ये रेस्पायरेशन करेंगे रूट्स के द्वारा तो ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो एयर स्पेस रहता है उनके बीच में सोइल जो उस सोइल के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है। उसी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो रूट्स, ठीक है, जो इनटेक करते हैं उसके द्वारा ब्रेकडाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज़ कराते हैं। और जो रूट्स होंगे जो वो ऑक्सीजन लेते हैं वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा लेते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था न्यूट्रिशन वाले पार्ट में कि जो वाटर होता है, ठीक है, वो डिफ्यूज़न के द्वारा इनहेल करते हैं, सॉरी ओस्मोसिस के द्वारा। तो जो रूट्स होंगे वो डिफ्यूज़न के द्वारा ऑक्सीजन जो है लेते हैं और उसके द्वारा अपनी रेस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं। एक कंडीशन होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी रूट्स में मिला देते हैं तो जो प्लांट के रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं। वो क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी हम डालेंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स वो क्लोज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और सॉइल के बीच में जो एयर स्पेस रहता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेम वही होता है कि ऑक्सीजन ना मिलने से फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट की रूट्स हैं वो मर जाएंगी। क्लियर। तो इस प्रकार जो है रूट्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन करते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन बाय स्टेम, यानी स्टेम के द्वारा भी रेस्पायरेशन करते हैं। देखिए आपको पता है कि कुछ जो छोटे प्लांट होते हैं हर्ब, उनके पास ग्रीन स्टेम रहता है। ग्रीन स्टेम है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे। तो वो जो है स्टोमेटा के द्वारा ही गैसेस के एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो गैसेस के एक्सचेंज कराते हैं प्लांट्स में वो स्ट्रक्चर रहता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस के एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जो हर्ब्स होंगे, हर्ब्स में जो स्टेम होगा वो हरे कलर का रहता है, ठीक है, और वहीं पर जो है उनके पार्ट में यानी स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा वो गैसेस के एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है जो वुडी प्लांट होते हैं, उनमें क्या रहता है, देखिए वुडी प्लांट में एक स्ट्रक्चर रहता है लेंटिसल्स। जो लेंटिसल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा जो प्लांट है वो गैसेस के एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन बाय लीव्स। देखिए जो लीव्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है वो हम जनरली जानते भी हैं कि जो रेस्पायरेशन होगा लीव्स के द्वारा, ठीक है, वो हम जनरली पढ़ते भी हैं। और जो लीव्स रहते हैं उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि साइट रहती है गैसियस एक्सचेंज की भी मैंने पहले भी बात की थी उसकी। तो जो लीव्स होंगे, ठीक है, तो वो तो रेस्पायरेशन करेंगे ही करेंगे दिन के समय में, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट रहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे, उसका यूज़ करेंगे, खाना बनाएंगे। अब जो फूड बना है उसका वो ऑक्सीडेशन भी तो करेंगे। उसका ऑक्सीडेशन किसके द्वारा करेंगे, जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बना है, कुछ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए और बाकी की रिलीज़ कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्लियर। लेकिन नाइट के समय में, रात के समय में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो लेते हैं, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं प्लांट, तो रात में जो है ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्योंकि रात में जो दिन के समय में जो खाना बनाते हैं तो रात को उसी खाने का ब्रेकडाउन करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज़ कराते हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दिन के समय में जो है ऑक्सीजन एक्सक्रीट होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है। और रात के समय में उल्टे प्रोसेस हो जाती है कि ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। क्लियर। तो आई थिंक आपको रेस्पायरेशन जो है प्लांट्स का वो भी समझ में आ गया होगा। अभी हमने जाना कि रेस्पायरेशन प्लांट्स में किस प्रकार होता है। अब जानते हैं कि रेस्पायरेशन एनिमल्स में कैसे होता है। देखिए कुछ एनिमल्स है जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा ही गैसेस के एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या करता है, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा ही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट कुछ एनिमल्स हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म क्या करता है, उसके जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं स्किन, स्किन के द्वारा ही वो रेस्पायरेशन करता है। क्लियर। अब कुछ एनिमल्स हैं
जैसे फिशेज हो गए, प्रॉन हो गए, जो कि वाटर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले, उनके पास होते हैं गिल्स। अब वो गिल्स के द्वारा ही जो पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स। वहीं पर अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे ग्रास होपर हो गया, मॉस्किटोज हो गए, आंट हो गए, कॉकरोच हो गए, और भी हैं, ठीक है। इन सभी के पास जो कुछ होल्स होते हैं, उन होल्स का नाम होता है स्पायरेकल्स, और ट्यूब्स होती हैं, एयर ट्यूब्स जो रहते हैं ट्रैकिया, जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर है जैसे मैन, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, इन सभी के पास जो है एक स्पेशल ऑर्गन होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, वो कहलाता है लंग्स, जिसके द्वारा वो गैसेस का रेस्पिरेशन करते हैं और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। क्लियर। अभी हमने जाना कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अमीबा के पास क्या होगा, यानी वो अपनी मेम्ब्रेन के द्वारा ही जो अमीबा होता है वो मेम्ब्रेन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो अर्थवर्म होते हैं, एनिमल्स ठीक है, जो अमीबा होता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जो अर्थवर्म होता है वो स्किन के द्वारा करता है, तो उसके लिए जो स्किन है वो स्किन ही क्या होगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एक्वेटिक एनिमल, उनके पास जो होते हैं वो होते हैं गिल्स, वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास स्पाइरेकल्स होते हैं और ट्रैकिया, जो एयर ट्यूब रहती है जिसके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और टेरेस्ट्रियल एनिमल, और टेरेस्ट्रियल एनिमल, इनके पास क्या होते हैं, लंग्स। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, सभी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे और एक है फ्रॉग, जो फ्रॉग रहता है वो स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा भी सांस लेता है। क्लियर। तो देखिए जो डिफरेंट एनिमल्स है वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा रेस्पिरेशन की प्रक्रिया करते हैं। अब जो सभी एनिमल्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स तो हैं, लेकिन कॉमन क्या है इन सभी में, देखिए जो भी एनिमल हैं, ठीक है, उन सभी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो सफिशिएंट सरफेस एरिया यानी लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, जो सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर ये थिन वॉल्ड होते हैं यानी पतली वॉल होती है, ताकि ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज कर सके। और जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सभी सेल्स को पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं एनिमल्स के रेस्पिरेशन में। अब एक केस पढ़ते हैं पहले इनका, एक्वेटिक एनिमल्स का, कि आपने देखा होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी से बाहर निकालने पर मर जाते हैं। क्या कारण हो सकता है? देखिए ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में उसको ये इनहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें पानी से बाहर निकाल देंगे तो पानी से बाहर निकालने पर ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहती है, बट इनके पास ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें। गिल्स जो रहते हैं सिर्फ डिजोल्व ऑक्सीजन को ही इनहेल कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको ये इनहेल नहीं कर सकते। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी से बाहर निकालने पर मर जाते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते बाहर। क्लियर। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। देखिए ह्यूमन से पहले जान लेते हैं कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड में भी आता है वो क्वेश्चन, कि सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो ह्यूमंस हैं वो अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, क्यों? तो आंसर ये है कि सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा जो ह्यूमंस होते हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है बहुत बड़ा रहता है, शरीर बॉडी सेल्स का जो वॉल्यूम है वो बड़ा रहता है। तो हर एक सेल के पास सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इसी वजह से हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि तेज़ी से सभी सेल्स तक ऑक्सीजन डिलीवर करने का कार्य करता है। और हमारे शरीर में यानी हमारा जो ब्लड होगा, शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी को, कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो रेस्पिरेशन में जानते हैं क्या होता है। देखिए रेस्पिरेशन में मैंने पहले बताया कि द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी फूड के द्वारा एनर्जी का रिलीज़ कराना वो कहलाता है रेस्पिरेशन। तो अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, पहले भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन करा के फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं जिनके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बाहर निकालते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी गैसेस के दौरान जो हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, वो कौन कौन सी होती हैं कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। अब ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। और एक आता है ब्रीद क्या होगा, 1 इनहेलेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया प्लस 1 एक्सहेलेशन, और एक बार सांस बाहर निकालना, तो वो कंप्लीट कहलाता है 1 ब्रीद। उसके बाद आता है मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म जानते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। देखिए हमने अभी पढ़ा कि हम सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो वहाँ पर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मूवमेंट करते हैं। जैसे जब हम सांस लेंगे, नोज से सांस लेते हैं नोस्ट्रिल्स के द्वारा, तो जब हम नोस्ट्रिल्स के द्वारा सांस लेंगे तो वो लंग्स में जाता है, तो लंग्स हमारे एक्सपेंड होंगे। जैसे हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे तो हमारा जो चेस्ट रीजन रहता है वो भी एक्सपेंड होता है, और एक ऑर्गन रहता है डायफ्राम जो कि उसको वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है ब्रीदिंग इन में, और जब ब्रीथ आउट करेंगे तो जो डायफ्राम है वो अपवर्ड होगा, चेस्ट रीजन डाउन जाएगा, ठीक है, और जो लंग्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और तब जाकर हमारे शरीर से गैस बाहर निकल जाएगी। तो एक अभी ऑर्गन आया था डायफ्राम, उसका क्या कार्य होता है। देखिए आपको पता है जो हमारे लंग्स होते हैं वो एयर बैग की तरह कार्य करते हैं कि उनमें हम कितनी भी हवा भर सकते हैं, तो वो रुके किसकी वजह से रहते हैं, एक तो चेस्ट रीजन हो गया, ठीक है, चेस्ट रीजन की वजह से वो कंप्रेस होने से बच जाते हैं, तो सॉरी एक्सपेंड होने से बचते हैं, रुक जाते हैं। और साथ में जो हमारा डायफ्राम रहता है वो नीचे के ऑर्गन्स को बचाता है, क्योंकि एयर बैग है वो नीचे कहीं तक भी फैल सकते हैं। तो जो डायफ्राम लेयर रहती है, मस्कुलर लेयर रहती है, वो हमारे शरीर को बचाती है लंग से, ताकि वो ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। क्लियर। अब नेक्स्ट जानते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एक क्लियर डायग्राम आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जिसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उसमें आता है नोज, नसल कैविटी, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंचाई, देन लंग्स एंड डायफ्राम। ये होते हैं हमारे ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अभी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं के द्वारा हम रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो रेस्पिरेशन होता है उनमें 2 प्रोसेस अभी मैंने बताई थी ब्रीथ के समय पर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब वो जानते हैं कि इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है।
ठीक है, एक फ्लो चार्ट के द्वारा, जो कि कभी कभी बोर्ड पेपर में फ्लो चार्ट के द्वारा ही पूछा जाता है, तो फ्लो चार्ट के द्वारा ही मैं समझाऊंगा कि इनहेलेशन प्रोसेस क्या होती है और एक्सहेलेशन में क्या होता है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले अब हम प्रोसेस जानते हैं इनहेलेशन की। कि इनहेलेशन में कौन कौन सा यानी किस प्रकार से स्टेप्स होते हैं। देखिए सब, इनहेलेशन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेंगे हम, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, जो एयर में प्रेजेंट रहेगी। अब ऑक्सीजन किसके द्वारा लेते हैं, नोज़ के द्वारा। नोज़ के द्वारा जब हम लेंगे तो वो कहाँ पर जाती है, नसल कैविटी या फिर नोस्ट्रिल्स, यानी जो दो नोस्ट्रिल्स हमारे नोज़ में प्रेजेंट रहते हैं, उनके द्वारा हम जो एयर होती है उसको इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये नसल कैविटी जो रहती है, यहाँ पर हमारी एयर जो प्योर होती है। हमारे नोज़ में फाइन हेयर्स पाए जाते हैं और म्यूकस रिलीज़ होता है। तो जो म्यूकस और फाइन हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रोक देते हैं। इस प्रकार से हमारी जो एयर यानी ऑक्सीजन है वो प्योर होकर हमारे लंग्स में पहुँचती है। इसी वजह से कहते हैं कि हमें जो है नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुँह से। ठीक है, नेक्स्ट नसल कैविटी के बाद जो एयर है वो पहुंचती है फेरिंग्स में। जो फेरिंग्स रहता है वो कॉमन ओपनिंग रहती है फूड और एयर के लिए। जो हमारा ये वाला पार्ट रहता है, यहाँ पर जो कॉमन ओपनिंग रहती है एयर और फूड के लिए, वो कहलाता है फेरिंग्स। वहाँ पर एयर पहुँचती है। देन एयर यहाँ से पहुँचती है लैरिंग्स में। जो लैरिंग्स रहता है वो रहता है वॉइस बॉक्स। ये जो वॉइस बॉक्स रहता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि हमारे जो यहाँ पर वोकल वो कोड प्रेजेंट रहते हैं जिनमें एयर आ जाती है। एयर की वजह से वो वाइब्रेट भी करते हैं, तो उसी के द्वारा हम बोल भी पाते हैं। तो एयर जो हमारे लैरिंग्स वाले पार्ट में भी जाती है। देन लैरिंग्स से जो है, लैरिंग्स से इधर आ जाते हैं कि जो लैरिंग्स है उसके बाद जो एयर है, ठीक है, वो कहाँ पर जाती है, तो वो जाती है ट्रैकिया, जो कॉमन कहलाता है आपका विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप से होते हुए जो एयर देन जाएगी वो लंग्स में। ठीक है, तो लैरिंग से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लंग्स में। और जो ट्रैकिया वाला पार्ट रहता है यहाँ पे कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं हमारे फूड पाइप और इसको विंड पाइप को। ठीक है, नेक्स्ट इसके द्वारा मैंने बताया आपको कि लंग्स में जाएगा। आप हमारा 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो दोनों में जो डिवाइड होता है वहाँ पर होते हैं ब्रोंचस। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था ब्रोंचाई, जो एक ऑर्गन बताया था मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, तो वहाँ पर डिवाइड हो, ये जो डिवीजन वाला पार्ट रहता है जहाँ पर जो हमारा ये विंड पाइप रहता है वो डिवाइड होता है। उसके बाद जो एयर है वो जाती है, जो ब्रोंचस होते हैं फर्दर डिवाइड होकर वो बनाते हैं ब्रोंचियोल्स। तो जो ब्रोंचियोल्स होते हैं वो ब्रोंचस के डिवाइड होने से बनते हैं। देन ब्रोंचियोल्स जो रहते हैं वो कंटेन करते हैं एल्वेलाई सैक या फिर एल्वेलाई सेल्स। तो जो एल्वेलाई सेल्स रहती हैं वो लंग्स की सेल्स रहती हैं जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब जो एल्वेलाई सेल्स होंगी उनमें क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो जो ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई सेल्स में प्रेजेंट रहेंगी उसी के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाती है। इस वजह से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो फिर से रिपीट कर देते हूँ एक बार कि देखिए एयर जो है, एयर से क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन, क्योंकि सांस लेते समय हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, जिसके द्वारा ब्रेकडाउन होता है फूड का और एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन जो है नोज़ के द्वारा नसल कैविटी से एंटर करती है नोज़ में। ठीक है, यहाँ पर एयर फिल्टर होकर देन नेक्स्ट पार्ट में पहुँचती है फेरिंग्स में, जो कॉमन ओपनिंग रहता है फूड और एयर के लिए। देन लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स रहता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जो रहेगा, जो वोकल कॉर्ड रहते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो पहुँचती है ट्रैकिया यानी विंड पाइप जो कहलाता है। विंड पाइप के बाद जो एयर है वो पहुँचती है ब्रोंचस में, यानी जो हमारा विंड पाइप वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट लंग्स के लिए, तो वो पार्ट कहलाता है ब्रोंचस, और दोनों अगर एक साथ हो ब्रोंचाई कहलाते हैं। नेक्स्ट जो ब्रोंचस है वो फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं ब्रोंचियोल्स। तो ब्रोंचियोल्स में कंटेंट रहती है एल्वेलाई सेल्स। जो एल्वेलाई सेल्स होती हैं उनके अंदर ही ब्लड कैपिलरीज रहती हैं और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो ऑक्सीजन को ब्लड में
भेज देती हैं। क्लियर। तो ये प्रोसेस होती है इनहेलेशन की, और ये फ्लो चार्ट ही पूछ लिया जाता है कि फ्लो चार्ट के द्वारा इनहेलेशन की प्रोसेस बताइए। तो बेटा ये इस फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये इनहेलेशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब प्रोसेस पढ़ते हैं हम एक्सहेलेशन की। इनहेलेशन प्रोसेस के बाद आती है एक्सहेलेशन प्रोसेस। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि एक्सहेलेशन की प्रोसेस क्या होगी, यानी सांस बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो बहुत से बच्चों का जो आंसर होगा ये होगा कि जस्ट अपोजिट होगा इनहेलेशन प्रोसेस का। लेकिन बेटा वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। वो क्यों, वो जान लेते हैं कि देखिए हमने ऑक्सीजन लेते हैं इनहेलेशन में, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एयर से। ठीक है, एयर से हमने ऑक्सीजन ली है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, तो वो जान लेते हैं पहले। तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी बॉडी सेल से, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन। देखिए अब ऑक्सीजन हमने ली इनहेलेशन के दौरान, तो किसके काम आती है, एनर्जी रिलीज़ कराने के। तो जब वो एनर्जी रिलीज़ कराती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कहाँ पर बनती है, बॉडी सेल्स में, ना कि लंग्स में। ठीक है, वो बॉडी सेल्स में बनती है, सभी बॉडी सेल्स में, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स। ठीक है, यानी सिंगल पार्ट जो मैंने अभी कहा कि लंग्स में नहीं, ठीक है, वो सभी में बनती है। सिंगल के लिए मैंने मना किया है कि सिंगल एक पार्ट में नहीं बनती है, वो पूरे शरीर में बनती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी सेल्स में बनेगी, कब, जब ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का। ठीक है, तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्यों, क्योंकि बॉडी सेल्स के पास जो हर एक सेल होगी उसके पास कैपिलरीज होती है, ना कि मेन आर्टरी और वेन्स होती हैं। क्लियर। तो पहले जाएगा वो ब्लड कैपिलरीज में, देन वेन्स में, क्योंकि वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती हैं, और वेन से होकर कहाँ पर जाता है ऐसा, हार्ट में। हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट एट्रियम में, एंड देन उसके बाद पहुँचता है वेंट्रिकल में, यानी राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल के द्वारा जो इम्प्योर ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो पहुंचता है लंग्स में। तो हार्ट के बाद हो जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में किसके द्वारा पहुंचता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक। तो लंग्स वाला पार्ट आपको पता है, तो कौन सा पार्ट होता है वो, एल्वेलाई सेल्स या फिर एल्वेलाई सैक, कुछ भी कह सकते हैं इसे, जिसके द्वारा जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो सेल्स होंगी उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाती है सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा। क्योंकि अब यहाँ पर वो प्रोसेस आती है कि जो सिंपल डिफ्यूज़न होती है, कि मैंने सबसे पहले बताया था कि कुछ कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से डिलीवर्ड हो जाती है ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ से वो प्रोसेस उल्टी होती है फिर। क्लियर। एल्वेलाई सेल के बाद ब्रोंचियोल्स। ठीक है, ब्रोंचियोल्स के बाद ब्रोंचस। ठीक है, ब्रोंचस में पहुंचती है। उसके बाद ट्रैकिया, क्या रहता है, विंड पाइप। विंड पाइप के बाद कहाँ पर जाएगी, लैरिंग्स में, जो रहता है वॉइस बॉक्स। क्लियर। देन फेरिंग्स, जो कॉमन ओपनिंग रहता है एयर और फूड के लिए। देन
नोस्ट्रिल यानी नसल कैविटी, देन नोज में प्रेजेंट रहती है नसल कैविटी, ठीक है, यानी नोस्ट्रिल्स जो रहती है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में रिलीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बॉडी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जैसे हमने एक्सहेलेशन में क्या किया था, एयर से ऑक्सीजन ली थी, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर बनेगी, बॉडी सेल्स में। तो बॉडी सेल्स में प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरीज में पहुँचेगी, कैपिलरीज के द्वारा फिर वेंस में, जो मेन वेंस होंगी, ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद हार्ट में पहुंचेगी, राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, देन वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में पहुंचती है। लंग्स की सेल क्या कहलाती हैं, एल्वेलाई सेल्स, जो कि एक्सचेंज करते गैसेज को ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। तो देन यहाँ से ब्रोंचियोल्स में, ब्रोंचियोल्स के बाद ब्रोंचस में, देन ट्रैकिया में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, देन फेरिंग्स में, जो कॉमन ओपनिंग रहता है, ठीक है, फूड और वाटर के लिए, सॉरी फूड एंड एयर के लिए। उसके बाद नोस्ट्रिल्स इन नसल कैविटी, नोज वाला जो पार्ट रहेगा, उसके बाद एयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, जो कंप्लीट प्रोसेस है। तो आई थिंक आपको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके द्वारा हमने क्या जाना कि जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ब्लड में कैरी होती है, और जैसे ही वो सेल्स में पहुंचती है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है और सेल्स में कम होती है। तो वहाँ पर उसको डिफ्यूज़ कर देती है। उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में ज़्यादा होती है और ब्लड में कम मात्रा में होती है, तो वो ब्लड में आ जाती है। इस तरह से गैसेज का एक्सचेंज होता है सेल्स के पास। क्लियर। अब इस डाटा के आधार हम जानते हैं कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसमें कितना डिफरेंस आता है। जो ऑक्सीजन हम इनहेल में करेंगे वो 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वाटर वेपर कम मात्रा में, ठीक है, इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं एयर को, उस समय पर ऑक्सीजन तो 16.4% तक बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं 4.4%, ठीक है, और वाटर वेपर और लोट, यानी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हमारे अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर वेपर यानी वाटर बनता है, तो वो बाहर निकलने होते हैं, ठीक है। तो एक और गैस है नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन जब हम इनहेल करते हैं तो 78% जाती है, लेकिन 78% ही बाहर आ जाती है, क्योंकि कभी भी नाइट्रोजन का कोई कार्य नहीं होता है इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में, ठीक है। अब एक छोटी सी भी इक्वेशन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो एयर हम बाहर निकालते हैं क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। तो एक टेस्ट है कि जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाइम वाटर होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि वाइट कलर का होता है। वो तभी वाइट होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, किसी अन्य गैस पर नहीं। तो जानते हैं, देखिए, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम इसमें पास कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान, तो यहाँ पर ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैसे कलर का होता है? वाइट। तो इस रिएक्शन के द्वारा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो हम एयर बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके टेस्ट के लिए क्या करना है हमें? ये लाइम वाटर लेना है, ठीक है, लाइम वाटर की रिएक्शन करानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन आता भी है कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वाई, क्यों? तो जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो मिल्की इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बनता है एक सब्सटेंस हो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। क्लियर? इस वजह से वो मिल्की हो जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं हम ब्रीदिंग रेट, कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। ब्रीदिंग रेट, देखिए मैंने आपको बताया अभी कि हम जो है सांस लेते हैं, ठीक है,
जो मैंने पहले बताया था कि इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो वो कंप्लीट 1 ब्रीथ कहलाता है। तो 1 मिनट में जो एक नॉर्मल इंसान होता है लगभग 15 से 18 बार सांस ले लेते हैं, यानी वो 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन प्रोसेस को मिलाकर कंप्लीट करते हैं, यानी 15 से 18 ब्रीथ पर मिनट कंप्लीट करता है एक नॉर्मल इंसान। क्लियर। देखिए, अब ब्रीदिंग रेट बढ़ा भी सकते हैं हम। कैसे? जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, जब हम फिजिकल वर्क करेंगे तो उस समय पर जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय पर हमें एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है फिजिकल वर्क के दौरान, तो इस वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। अब घटेगा कब? जब हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, उस समय पर जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो लॉस होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, यानी टायर्डनेस रहेगी, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी भी बहुत कम मात्रा में मिलेगी हमें, ठीक है। अब एक और आता है कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, जो कारण है कि किस वजह से हो सकता है ये। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, लगभग कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वो हम इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है। इस वजह से जो हमारी कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट भी कम होता है। तो आई थिंक आपको रेस्पिरेशन बिल्कुल कंप्लीट समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।